ठीक है, तो अगर हम देखें तो उद्धव ठाकरे ने क्लियरली इलेक्शंस के पहले बोला था कि बीपीटी लैंड डेवलपमेंट एक डेवलपमेंट एजेंडा के अंदर एक एसेंशियल कंपोनेंट है, और उन्होंने साफ साफ कहा कि एमसीजीएम को ही ये डेवलपमेंट करना होगा, या फंडिंग है या कंट्रोल के बारे में। पर अगर अभी हम देखें रानी जाधव के जो कमेटी था, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट लैंड डेवलपमेंट कमेटी के रिपोर्ट में क्लियरली बताया गया है कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट लैंड को एक एसपीएफ बनाना ज़रूरी है अगर कुछ भी डेवलपमेंट उस पर करना है। तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है, क्योंकि हमें पता है कि एसपीएस जो है आइसोलेटेड डेवलपमेंट्स रहते हैं सिटी में। नहीं, उसमें व्यू शिवसेना ने जो मिशन डिक्लेयर किया था एंड विजन डिक्लेयर किया था, उसमें यही उद्धव जी का ये था कि बीपीटी की जो भी लैंड है वहाँ पे एनक्रोचमेंट ज़्यादा हुआ है, और अभी जो वैकेंट लैंड है वो सिटी के दूसरे प्रोजेक्ट के लिए यूज हो सकती है। तो मुंबई वाटर फ्रंट जैसा एक प्रोजेक्ट हो, ऐसे उनका एक विजन था। और उनका ये था कि पूरे मुंबई में प्लानिंग अथॉरिटी एमसीजीएम है, और थ्रू आउट सिटी में अगर प्लानिंग अथॉरिटी के पूरे राइट्स एमसीजीएम के पास है, तो सभी जो प्रीमाइसेस है, जो भी वैकेंट लैंड है, तो उसके प्लानिंग अगर कॉर्पोरेशन करती है तो एक कॉमन डेवलपमेंट का प्रोसीजर थ्रू सिटी में दिखाई देगा। ओवरऑल सिटी में आज धारावी डेवलपमेंट अथॉरिटी, एसआरए, माडा, एमएमआरडी, ये स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी क्रिएट होने की वजह से पूरे मुंबई के जो भी डेवलपमेंट प्लान है वो वहाँ पे कॉमन डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। तो उनका ये कहना था कि अगर बीपीटी की लैंड भी अगर एमसीजीएम के पास देंगे प्लानिंग के हिसाब से, और 2014 में पूरी मुंबई का डेवलपमेंट प्लान बन रहा है, तो उसमें ये पार्ट आ जाएगा, तो एक एमसीजीएम को भी अच्छा रहेगा और पूरे सिटी की रिक्वायरमेंट भी उसमें फुलफिल हो जाएगी। लेकिन बीपीटी के जो एक्ट है, वो एक्ट के तहत जो भी डेवलपमेंट के राइट्स है तो स्पेशल बीपीटी के पास है। बीपीटी कभी भी खुद के डेवलपमेंट के जो राइट्स है दूसरे अथॉरिटी के पास नहीं देते, वो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा था। तो इसके लिए गडकरी जी ने और इंस्ट्रक्शन दे दी कि एक स्पेशल प्लानिंग क्रिएट करके बीपीटी लैंड ट्रस्ट उसको बना के उसका जो लैंड यूज है उसके बारे में जो डिसीजन है वो लेने के लिए उन्होंने डिसीजन लिया हुआ है। जो भी है, लेकिन वो ओवरऑल ईस्टर्न जो कोस्ट है मुंबई का, वो डेवलप करने का भी विचार है, और भले बीपीटी के थ्रू या एमसीजीएम के थ्रू, लेकिन एक पॉजिटिव जो भी डिसीजन है वो अभी हो रहा है। आने वाले दिनों में पूरा ईस्टर्न कोस्ट, जो आप दारू खाना देख के या ओवरऑल ईस्टर्न कोस्ट में जितने भी वैकेंट लैंड है जो उसका यूज नहीं हो रहा है, तो वो अभी सिटी के लिए यूज हो जाएगा, कमर्शियल यूज भी हो जाएगा, सोशल हिसाब से भी जो रियाब है उनके लिए भी वहाँ पे रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और बीपीटी की जो रिक्वायरमेंट है इन फ्यूचर जो प्रोजेक्ट की, वो भी वहाँ पे फुलफिल हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि आपने बताया कि बस्तियों का रिहैबिलिटेशन वहाँ पे होना चाहिए क्योंकि इतने सारे लिंक्स है, तो क्योंकि अगर वहाँ पे देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लैंड है और स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स एप्लीकेबल नहीं है, जैसे एसआरए हो या जो भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के हो, तो उसके संदर्भ में आपका क्या कहना है कि क्या टाइप का मैं खुद अर्बन डेवलपमेंट स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ, और ऑलरेडी मैंने पार्लियामेंट में इवन अर्बन डेवलपमेंट कमेटी स्टैंडिंग कमेटी में क्वेश्चन रेज किया है कि जितने भी एसआरए प्रोजेक्ट है, एवरी स्टेट्स में अलग अलग रिहैब के स्लम रिहैब के प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं, लेकिन इन महाराष्ट्र मुंबई एसआरए में ओनली बीएमसी लैंड है, स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ पे एसआरए के प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। जो भी एसआरए का लॉज है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के लैंड पे एसआरए प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की एनओसी की जरूरत है। तो यही क्वेश्चन मैंने पार्लियामेंट में भी रेज किया है, और ओवरऑल सिटी में अराउंड 45% लैंड एमसीजीएम एंड स्टेट गवर्नमेंट की, एंड बैलेंस 55% लैंड डिफरेंट अथॉरिटी के पास है, उसमें बीपीटी हो, एयरपोर्ट अथॉरिटी हो, डिफेंस, रेलवे अथॉरिटी हो। तो इनके लैंड पे ऊपर जितने भी स्लम है उनके रिहैब का जो प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसके लिए अभी यूडी डिपार्टमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है। सभी डिफरेंट अथॉरिटी है, डिफरेंट मिनिस्ट्री है, उनसे भी एक कॉमन प्रोग्राम पूरी मुंबई में भी फाइनलाइज किया जा रहा है। उसमें बीपीटी की भी लैंड है, बीपीटी अभी उनके लैंड के ऊपर जितने भी एनक्रोच है, जिनके भी स्लम है, उनको रिहैब का एक प्रोग्राम अभी फाइनल स्टेज पे, वो रिहैब वही लैंड पे उनको रिहैब किया जाएगा। एंड सेकेंड वन, जो प्राइम मिनिस्टर ने इसके पहले डिक्लेयर किया कि 2022 तक इस देश के हर एक नागरिक को खुद का घर होएगा, उसमें 24/7 वाटर सप्लाई
और 7 इलेक्ट्रिक सप्लाई भी मिल जाएगा। तो वो एम अगर अचीव करना है तो एवरी स्लम के यहाँ पे रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम हो जाएगा, इधर वो स्टेट गवर्नमेंट के लैंड हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के लैंड हो। तो ये डीपीटी एंड डिफरेंट अथॉरिटी है, ये अभी एक फाइनल स्टेज पे है कि उनके लैंड पे जितने भी एंक्रोचमेंट हुई है या अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर है या लीगल स्ट्रक्चर है, तो उनको अभी रिहैब करने का एक प्रोग्राम, कॉमन प्रोग्राम थ्रू सिटी के लिए अभी एक फाइनलाइज हो रहा है। ग्रेट। दूसरा है कोस्टल रोड पे शिवसेना का क्लियरली कहना था कि एमसीजेएम के पास, आपका कहना था एक्चुअली कि एमसीजेएम के पास उतने फंड्स है कि कोस्टल रोड खुद बना पाएंगे। तो उसके बारे में बस पूछना था कि क्या कोस्टल रोड जरूरी है सिटी के लिए, क्योंकि सीआरजेड नॉर्म्स जो है डाइल्यूट होने वाले हैं और कोलीवाड़ास को इम्पैक्ट करने वाले हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स को। जब तक अब हमारे इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को इतना बड़ा बूस्ट मिल सकता है अगर ये कोस्टल रोड ना बन के वाटर ट्रांसपोर्ट को डेवलप किया जाए, उसके बारे में आपको क्या कहना है? नहीं, सिटी के लिए कोस्टल रोड बहुत जरूरी है क्योंकि ऑलरेडी सिटी में 2 ईस्टर्न फ्रीवे एंड वेस्टर्न फ्रीवे, तो वेस्टर्न फ्रीवे का एक हाफ पोर्शन बना हुआ है जो वर्ली सी लिंक रोड है, एंड एग्जिस्टिंग कार्टर रोड हो, मरीन लाइन्स हो, ये ऑलरेडी कोस्टल रोड का ही एक पार्ट है। उसकी वाइडनिंग का ही ये प्रोजेक्ट है। कोस्टल रोड सिटी को क्यों जरूरत है कि ईस्टर्न फ्रीवे की वजह से ईस्टर्न हाईवे या ईस्टर्न साइड का, ईस्टर्न पोर्शन ऑफ मुंबई का ट्रैफिक का इशू अभी क्लियर हुआ है। वेस्टर्न में जहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा है, इवन सबब में भी ज्यादा है, तो वहाँ पे ट्रैफिक के प्रॉब्लम इन फ्यूचर बहुत हो सकते हैं। तो कोस्टल रोड की वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और जो भी वर्ली सी लिंक को उनकी जो सेकंड फेज का जो प्रोग्राम था नरीमन पॉइंट कुलाबा टू वर्ली सी लिंक का, तो एवरी वर्ल्ड में आप देखेंगे तो 2 आइलैंड को कनेक्टिविटी करेंगे तो उसके लिए सी लिंक की जरूरत रहती है, लेकिन कहीं भी सिटी के पैरेलल सी लिंक कभी बनाया नहीं जाता है। लेकिन वर्ली सी लिंक बनाने की वजह से एक्चुअली कॉस्ट भी ज्यादा, वहाँ पे एक्सपेंडिचर भी, खर्चा भी ज्यादा हुआ है। तो अगर कोस्टल रोड करते हैं तो कम खर्चे में पूरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है और सीआर रेट का वायलेशन नहीं हो सकता। सीआर रेट का ऑलरेडी रेजोल्यूशन है। सीआर रेट के रेजोल्यूशन में ओनली कोस्टल रोड की वर्ड्स इंक्लूड नहीं होने की वजह से वहाँ पे रेक्लेम नहीं कर सकते, वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो सीआर रेट का जो रेजोल्यूशन है उसमें एक स्पेशल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी कि वो सीआर रेट के रेजोल्यूशन में जो भी डेफिनेशन है उसमें कोस्टल रोड इंक्लूड नहीं है, क्योंकि वो टाइम कोस्टल रोड की कुछ प्लानिंग नहीं थी। तो अभी कोस्टल रोड वो जो रिजोल्यूशन में इंक्लूड करेंगे तो रेक्लेम करने के लिए अलाउ हो जाएगा। रेक्लेमेशन के, क्योंकि ओवरऑल सिटी आप देखेंगे तो 7 आइलैंड के ऊपर पहले सिटी थी, पूरी 55% तो सिटी रेक्लेम की हुई है। तो रेक्लेमेशन करके सीआर रेट का वायलेशन नहीं होना चाहिए, इतनी प्रिकॉशन कोस्टल रोड के बारे में ली है। एंड अबाउट कोलीवाड़ा के बारे में, जहाँ जहाँ पे भी कोलीवाड़ा है तो कोलीवाड़ा के जो भी उनके फिशरमैन के जो प्रॉब्लम है उसको भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है। और यहाँ पे स्टिल्ट का जहाँ पे प्रोविजन है, मैंग्रोव्स प्रोटेक्ट करने का है, तो एनवायरमेंट के हिसाब से जितना प्रिकॉशन लेना चाहिए वो पूरा कोस्टल रोड में लिए हुए। और फिर भी जो भी सजेशन ऑब्जेक्शन रहेंगे, इवन फिशरमैन करेंगे, सिटीजन करेंगे, वो इन फ्यूचर इंक्लूड करेंगे। अभी सिर्फ कंसल्टेंट अपॉइंट किया, कंसल्टेंट डीपीआर बनाएगा, डीपीआर पब्लिक के सामने रखेंगे, पब्लिक के सजेशन ऑब्जेक्शन के बाद ही ये करेंगे। लेकिन कोस्टल रोड की वजह से सिटी को एक नया लुक मिलेगा, वहाँ पे ग्रीनरी ज्यादा बढ़ेगी, ग्रीन जोन ज्यादा बढ़ेगा, इवन पब्लिक को जॉगिंग ट्रैक, साइकिल ट्रैक और अदर फैसिलिटी मिलेगी और सिटी को एक नया लुक मिलेगा, सिटी को एक नई आइडेंटिटी मिलेगी और सिटी का ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा एंड हेल्थ प्रॉब्लम, क्योंकि पोल्यूशन कम हो जाएगा एंड फ्यूल कंज्यूम ज्यादा ये हो जाएगा। तो इसके लिए कोस्टल रोड की सिटी की रिक्वायरमेंट है एंड इन फ्यूचर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उस हिसाब से कोस्टल रोड बहुत ही सिटी के लिए इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और ड्रीम प्रोजेक्ट है। दूसरी बात फाइनेंशियल बर्डन के बारे में, ऑलरेडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जब भी कोस्टल रोड का डिसीजन लिया तभी एवरी ईयर्स जब डीसीआर में फंजिबल एफएसआई जब भी नया अमेंडमेंट लाया, फंजिबल एफएसआई में सिटी में इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद एवरी ईयर्स कॉर्पोरेशन को 1500 करोड़ का रेवेन्यू मिल रहा है एंड वो 1500 करोड़ एवरी ईयर्स इन स्पेशल हेड में हम लोग रख रहे हैं और वो ओनली कोस्टल रोड के लिए यूज करेंगे। वो कहाँ पे भी सिटी के उससे भी दूसरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए नहीं यूज करने वाले। तो फंजिबल एफएसआई के अगेंस्ट ऑलरेडी कॉर्पोरेशन के पास 3000 करोड़ के ऊपर ऑलरेडी पैसे जमा है, तो वो सफिशिएंट है। ओवरऑल कोस्टल रोड की कॉस्ट 6000 करोड़ के आसपास है।
तो इन फ्यूचर जब ये पूरे परमिशन मिलने के बाद, एनओसी मिलने के बाद कॉर्पोरेशन के पास 6,000 करोड़ कोस्टल रोड के लिए पहले से जमा रहेंगे। एंड सेकेंड पार्ट रेक्लेम के बारे में, मेट्रो 3 अंडरग्राउंड करने वाले इन क्योंकि मेट्रो 1 एलिवेटेड करने की वजह से थोड़े प्रॉब्लम होते, तो अभी डीसीएल मेट्रो 3 या मेट्रो 2 अंडरग्राउंड करें। तो अंडरग्राउंड करते टाइम जो भी एस्कैवेशन का जो स्टील निकलने वाला है, सॉइल निकलने वाला है, वो सॉइल की जितनी क्वांटिटी है उतनी क्वांटिटी कोस्टल रोड के रिक्लेमेशन के लिए लगने वाली है, तो वो कॉस्ट कम होने वाली है। तो जितना मेट्रो के लिए एस्कैवेशन करेंगे और सॉइल निकलेगी, वही सॉइल रिक्लेम करने के लिए कोस्टल रोड के लिए यूज हो जाएगी, तो वो कॉस्ट फैक्टर उसकी वजह से ही कम हो जाएगा। दोनों प्रोजेक्ट अगर साथ में लेंगे, मेट्रो 3 एंड कोस्टल रोड, तो दोनों प्रोजेक्ट सिटी को एक नई आइडेंटिटी देंगे, सिटी के ट्रांसपोर्टेशन के सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ट्रैफिक के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, एक सिटी को एक नई नया अचीवमेंट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगी, ओवरऑल बीपीटी का डेवलपमेंट जो है, बताया गया है कि फ्लोटेल्स आएंगे, सुदर्शन चक्र एक बड़ा लंदन आएगा या फलाना बहुत सारे अलग डेवलपमेंट्स, हाँ, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि अगर ऐसे डेवलपमेंट्स है, आइसोलेटेड डेवलपमेंट्स, तो एमसीजीएम का डेफिनेटली उनका होल्ड होना चाहिए ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो इसका एसपीआर ना होने का एक्चुअली एमसीजीएम का होल्ड होना चाहिए, लेकिन बीपीटी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी की होने की वजह से एमसीजीएम ओनली रिक्वेस्ट कर सकती है। तो ऑलरेडी एमसीजीएम ने रिक्वेस्ट किया हुआ है, और इसके पहले भी मैंने कहा कि एमसीजीएम के पास पूरी प्लानिंग अथॉरिटी, अगर बीएमसी एक्ट के अनुसार तो पूरे बीएम और ओवरऑल मुंबई में एमसीजीएम प्लानिंग अथॉरिटी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने भी डिसीजन लिए, उसकी वजह से ये भी अथॉरिटी के जितने भी राइट्स है उसके हो गए। आज जैसे मैंने कहा, धारावी डेवलपमेंट, इवन एमएमआरडी के जो भी प्लानिंग अथॉरिटी पे पोर्शंस है, नरीमन पॉइंट हो, बीकेसी हो, आनीक हो या ओशिवारा हो, तो वहाँ पे एफएसआई के रेशियो है वो डिफरेंट है, तो उसकी वजह से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर लोडिंग ज्यादा हो रही है। एंड जो भी प्लानिंग अथॉरिटी है उन्होंने एफएसआई फाइनलाइज करना चाहिए। इवन मैंने अभी कमिश्नर को भी सजेस्ट किया, डेवलपमेंट प्लान बनाते टाइम आप उस जोन का एफएसआई फाइनल करो। अगर उस जोन का एफएसआई फाइनल करेंगे तो इन फ्यूचर की वहाँ की स्टॉर्म वाटर ड्रेन, सीवर लाइन, वाटर सप्लाई, ऑल जो रिक्वायरमेंट है, तो इन फ्यूचर 20 ईयर्स की प्लानिंग उस हिसाब से होगी। अगर वहाँ पे आज वो एफएसआई 1.33 है एंड आफ्टर 5 ईयर्स आप वहाँ पे एफएसआई 4 देंगे, तो जो बैलेंस एफएसआई की जो डेंसिटी का जो लोड है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो प्लानिंग में काउंट नहीं हो रहा है। इसकी वजह से जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो फेल हो रही है। सेम लाइक वाटर सिस्टम, मुंबई की वाटर सिस्टम इतनी अच्छी है कि वो वर्ल्ड क्लास है, लेकिन जो वाटर सिस्टम है वो पूरी प्लानिंग है वो सेंसेक्स के ऊपर प्लानिंग करते हैं, लेकिन सेंसेक्स का जो काउंट है, पॉपुलेशन का काउंट है, एंड प्रैक्टिकली जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत डिफरेंस है। अराउंड 50 लाख या 60 लाख का डिफरेंस है पॉपुलेशन में। तो 60 लाख क्राउड जो वाटर डेली वो भी पानी पीते हैं, तो 60 लाख का जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या चोरी से पानी ले रहे हैं, उसकी वजह से ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। तो सेम लाइक स्टॉर्म वाटर ड्रेन, सेम लाइक सीवर लाइन, सबके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। तो एक्चुअल पॉपुलेशन के ऊपर पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। इसके लिए सिटी में ये पूरा अनइवन आपको दिखाई दे रहा है। सेम लाइक इवन रोड की जो डिजाइन है, और रोड की डिजाइन है पर किलोमीटर जितने भी व्हीकल्स है उस हिसाब से काउंट करके स्टैक कमेटी डिजाइन करके या जो कंसल्टेंट डिजाइन करके देता है। लेकिन आज जो भी ओवरऑल व्हीकल्स की जो ये नंबर ऑफ व्हीकल्स जो बढ़ रहे हैं, तो वो काउंट करेंगे तो 3 टाइम्स ज्यादा व्हीकल्स रोड पे, तो जो एक्जिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ रोड की है जो 1% है, तो उसको 3% लोड लेना पड़ रहा है, जिसके लिए पॉट होल्स भी क्रिएट होते हैं। डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ उसकी खराब होती है, लेकिन जो क्वालिटी ऑलरेडी 1 की है वो 3 लोड ले ही नहीं सकती, इसलिए पॉट होल्स क्रिएट होते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे आया था, ओवरलोड हेवी व्हीकल्स, जितने भी हेवी व्हीकल्स ये है वो आज पूरे बॉम्बे में और इंडिया में एक ट्रेंड है कि जो उनको लोड की कैपेसिटी है, अगर 50 kg की है तो वो 60-70 kg लेके जाते हैं सब ट्रांसपोर्ट वाले, तो वो ओवरलोड व्हीकल का भी लोड ज्यादा रोड के ऊपर आ रहा है। तो ये भी एक रीजन है पॉटहोल्स के, जो नंबर ऑफ रीजन में ये भी है। तो ये जो एक्स्ट्रा लोडिंग है सिटी के ऊपर, पॉपुलेशन का, बाकी सब इसका, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत इफेक्ट हो रहा है।
तो वो इन फ्यूचर काउंट में जो नेक्स्ट ये डेवलपमेंट प्लान हम लोग बना रहे हैं अभी इसमें सब हम लोग काउंट करने वाले हैं, क्योंकि कितने भी आप करेंगे तो वो सोल्यूशन उसका निकलेगा नहीं। इसके लिए फाइनल सोल्यूशन के लिए ये रेशियो या प्रोपोर्शन काउंट करें।